अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पाकिस्तान में हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इंसान को परेशानी होती है कि यार हम कैसे मुल्क में हैं। आप हफ्ते के दिन सोते हैं रात को और आप सोचते हैं कि कल इतवार का दिन जो है मैं अपने घर वालों के साथ गुजारूंगा, क्योंकि कोई अब यानी क्या होना वीकेंड पे क्या होना पता चलता वीकेंड पे ही कोई ऐसा एक बयान आ जाता है या कोई ऐसी चीज़ रोनमा हो जाती है कि आपका सारा काम वाम जो वहीं पे शुरू हो जाता है। और घर वाले भी कहते हैं यार ये कैसा काम है तुम्हारा कि ना तुम्हारा इतवार है, ना तुम्हारा हफ्ता है, ना तुम्हारा रात है, ना दिन है, तो हर वक्त ही लगे थे। लेकिन ये पाकिस्तान भर की हालत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ पे, मुझे बाद में कुछ लोगों ने कहा यार ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके ऊपर बात करनी तो है इम्पॉर्टेंट। फ्रीडम ऑफ मीडिया के ऊपर जब मैं बात कर रहा था और मैं फ्रीडम फ्रॉम कमर्शियल इंटरेस्ट बात कर रहा था, मैं फ्रीडम फ्रॉम ऑप्रेसिव गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा था, तो वो लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि जब तक मीडिया अपने कमर्शियल इंटरेस्ट से आज़ाद नहीं होगा, मीडिया आपको सही खबर नहीं दे सकता। दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा था कि आप हर चीज़ के पैसे देते हैं ज़िंदगी में, दवाई के पैसे देते हैं, कपड़ों के पैसे देते हैं, पेट्रोल के पैसे देते हैं, खाने के पैसे देते हैं, खबर आपको मुफ्त चाहिए। तो जब आपको मुफ्त खबर मिलेगी, वो खबर भी ट्विस्टेड होगी, वो खबर भी एंगलिंग के साथ होगी, वो खबर में भी तहकीक नहीं होगी, क्योंकि तहकीक के लिए इंसान का पैसा लगता है और एंगलिंग ना करने के लिए, न्यूट्रल खबर देने के लिए इंसान को कोई फ़ायदा नहीं। तो आप उसने भी अपना घर चलाना है, तो इस बात को ज़रा रखिएगा और इन स्पिरिट उसको समझिएगा। आज मैं चाहता हूं कि आप भी हमें पब्लिक कॉल्स करें। आप नंबर पहले नोट कर लें, फिर मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा। 042-3583-2590। अब आपकी स्क्रीन पे भी मैं देने लगा हूँ 042-3583-2590। बहुत खबरें हैं जी पाकिस्तान में कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहा है। मैं आपको भी बता सकता हूँ कि मेरे नज़दीक जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आ रहा है वो एक ही नाम है। अगर किसी कॉलर ने पूछा तो उसको बता दूंगा। मेरे नज़दीक जो है नवाज़ शरीफ शायद अगले वज़ीर आज़म ना हो सकें और मेरे नज़दीक शायद बिलावल भुट्टो को बहुत अपोजिशन हो और ये मियाँ शहबाज शरीफ के लिए अब आसानियाँ पैदा होती जा रही हैं कि वो दोबारा से वज़ीर आज़म मुंतखब हो सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज़ जो हैं वो CM पंजाब बन सकती हैं। जहांगीर तरीन का क्या रोल होगा इसमें, पीपल्स पार्टी का क्या फ्यूचर है और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है। मुज़म्मिल सुरवर्दी मेरे साथ हैं और आप भी कॉल्स करें और आप भी कॉल्स पे अपनी राय दें, सवाल करें हमारे मेहमान से। मुज़म्मिल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? 30-35 सीटें। 35 सीटें तो बहुत होती हैं। बस इतनी है। अच्छा, आप इतनी बात करें, मैं अगले आपको जुमला दे। मैं आपको आज बता रहा हूं और आप नोट कर लीजिएगा कि आपने PNN पे खरा सच में ये बात सुनी थी। हैरान मत होइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद हाथ बढ़ाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहे कि तुमसे इलेक्शन अलायंस करना है। मे बी आफ्टर इलेक्शंस। आफ्टर इलेक्शन होगा? आफ्टर इलेक्शंस। इलेक्शन में तो नहीं, इलेक्शन के बाद ये मुमकिन है। तो वो जॉइंट अपोजिशन, देखें अगर पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में चली गई, अपोजिशन में नहीं जा रही, अगर इनसे हाथ मिला लिया फिर तो हुकूमत बना रही। किन से? PTI से? हाँ। नहीं, मैं नहीं, इससे मेरा आपका इख्तिलाफ है। मेरा ख्याल है वो अपोजिशन पीपल्स पार्टी और PTI हो सकता है, गवर्नमेंट नहीं हो सकता PTI किसी भी शेप में। अच्छा, ये आप असूली बात कर रहे हैं। ये असूली बात देखें ना, आप ये ना करें। अच्छा, ये जुल्म होगा। डॉक्टर सैयद आसिम मुनीर के होते हुए वो गवर्नमेंट में नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो आपने तो इसलिए गवर्नमेंट में तो नहीं है उनका रोल। आप अगर वो को अपोजिशन जॉइंट का रोल है तो वो देखा जा सकता है कि जो अगला रूलिंग कोalition है वो क्या बनता है। तो रूलिंग कोalition में कि खुदा न खास्ता यही मरियम औरंगजेब और अता तारर तो नहीं आ जाएंगे? नहीं, क्योंकि यार ये तो बड़े ही मुश्किल के साथ इनसे यानी तहरीक इंसाफ का नैरेटिव तो किल होता नहीं और अपना बनता नहीं। मेरे ख्याल में आगे पुरानी टीम वापस आएगी। पुरानी टीम में परवेज़ रशीद साहब हैं, पुरानी टीम में और कौन है? मुशाहिदुल्लाह साहब तो नहीं रहे। नहीं, वो नहीं रहे, लेकिन परवेज़ साहब आएंगे और तलाल चौधरी वगैरह आएंगे और लोग आएंगे, दानियाल अजीज़ आएंगे। चलो वो इनसे तो बेहतर है, दानियाल अजीज़ आएंगे। वो एटलीस्ट प्रेजेंटेबल तो है। हाँ, तो आप देखेंगे कि अगली दफ़ा दानियाल अजीज़ होंगे, तलाल होंगे। दानियाल अजीज़ कैन स्पीक वेल। हाँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, ही इज़ फिट फॉर इलेक्शंस। तो उनका बड़ा कम बैक होगा
फैसलाबाद से कुर्बानी कॉलर है, राशिद साहब हैं। राशिद, अस्सलाम वालेकुम, फैसलाबाद। जी सर, वालेकुम अस्सलाम सर। मेरी तरफ से नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं मुबशर साहब आपके लिए भी। थैंक यू। तो अभी मैंने टीवी ऑन किया हुआ था तो आपकी स्क्रीन पे आपका प्रोग्राम सर मैं सुन रहा था। तो मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये आपके जो मुजम्मल साहब भी बैठे हैं, जितने भी सारे तजजिया निगार बैठे हुए हैं जी सर, तो मुझे इसका आपने जवाब देना। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको सुनता हूँ, पसंद करता हूँ। इंसान अगर खताएं गलतियां सबसे होती हैं, तो लेकिन यही चीज मुझे एक बताएं कि मुसलमान थे, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं, और ये जितने हमारे MNA MPA हैं जो पार्लियामेंट में जो कुछ आजकल हो रहा है सारा कुछ, तो ये सर उस कलमे की लाज भी नहीं रखते कि आवाम को सच बताएं। और जो आवाम चक्की में पिस चुकी है इस टाइम पे, क्या हम लोग यूटिलिटी स्टोर में हमारी माएँ बहनें चीनी के लिए रोज दिन ब दिन महंगाई जा रही है, तो इस चीज का कोई इज्जत, कोई नफ्स हॉस्पिटल में जो जितने लोग जलील सरकारी महकमों में चले जाएं, तो कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात कि मुसलमान ही मुसलमान को धोखा दे रहा है इस टाइम पे। मतलब राशिद साहब, आपने बिल्कुल सही बात की है। सर एक माजरत, एक मेरी थोड़ी सी एक बात सुन लीजिए। जिंदगी में पहली बार मेरी ये कॉल लगी है और मैं किसी चैनल पे आपके थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ। और लेकिन मेरी ये एक सजेशन है कि मुझे सिर्फ जितने भी ये बैठे होते हैं, आप अभी जिक्र कर रहे थे अता दारड़ का, मरियम औरंगजेब का, मेरी माफी भाई, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। नहीं, माफी नहीं, मैं करना ही नहीं चाहता, इस काबिल नहीं है। नहीं सर, ये बात नहीं, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। पहले मुझे ये बताएं कि इन लोगों ने चेहरे पे इतनी बड़ी माशाल्लाह इनके सुनते रसूल रखी हुई है इन्होंने, और ये झूठ के बुलंदे ही मारते हैं, इतना कुछ करते। क्या इनको किसी एक आम बंदे की जिंदगी से कोई एहसास है कि एक आम बंदे के घर का खाना कैसे चल रहा है, बजट कैसे चल रहा है, बिजली के बिल इतने सारा आ रहे हैं, आगे मुआशियत नहीं है, रोजगार नहीं है। बिजली के बिल, राशिद साहब एक सेकंड ठहरे, ना सिर्फ ये कि ज्यादा आ रहे हैं बल्कि 6-6 घंटे बिजली आ भी नहीं रही सर। वो बिल्कुल सर, मेरा एयरपोर्ट चौक फैसलाबाद 66G पे धांधरा से तल्लक है। मेरे यहाँ पे इलाके में इस वक्त इंडस्ट्री 3 दिन पावर मशीनों का कारोबार है जो कि 3 दिन तक ना बंद हो गए हैं। और आप यकीन करें, मैं सुबह घर से बाहर निकलता हूँ, जाता हूँ तो लाइन लगी होती है मजदूरों की। ये हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, यार हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे लाइन में लग के उस गंदम आटे के लिए खड़ी हो और उस चीनी के लिए, और वो नाकस मटीरियल ये हुकूमत जो मतलब प्रोवाइड कर रही है। क्या हमारा ज़मीर मर गया है, एहसास नहीं है? क्या हम आखिरत कब्र याद नहीं है? क्या हमने भी जाना है, मरना है? सर बस मुझे इस चीज़ का चाहिए कि जब हम लोग हल्फ लेते हैं, मुसलमान तो दावे करते हैं। आज मैं शहबाज शरीफ साहब की पेशावर में तकरीर सुन रहा था, उस तकरीर में बड़े दावे किए जा रहे थे, बड़े बुलंदो बाला सारे कर रहे हैं। और यही मौलाना फजलुर रहमान साहब है सर, ये मतलब इस्लाम के दर्स तो देते हैं, लेकिन मरियम नवाज को कभी इन्होंने पर्दे के लिए कहा है कि ये भी हमारी बेटी है, बेटे आप इस तरह से? तो हमारे सब लोगों के लिए सारे चले राशिद साहब, अब आप पर्सनल हो गए, मैं बट ठीक है, आपकी बात सुन ली मैंने, रिड्रेस हो गई। जहाँ तक कलमों का ताल्लुक है तो मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा अली मोहम्मद खान, उन्होंने दरूद शरीफ पढ़कर असेंबली में इस्तीफ़ा दिया, और जब अदालत में गए तो कलमा पढ़ के कहा कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो मैं एक नाम ले रहा हूँ, आपने तो सारों को कह दिया, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपको पता चले कि ये कितना को डरते हैं और अज़ाब इलाही से, और कितना को इनको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम सारों का ये प्रॉब्लम है। आप भी तो थे जो जान अल्लाह को देनी होती थी जिन्होंने। जी, वो तो अपना उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं करना ना, यहाँ पे कुछ नहीं देना, जान अल्लाह को देनी है। हर सवाल का जवाब था जान अल्लाह को देनी है। असल में बात यह है कि एक बात ये सही करे मुजम्मिल, हमें एक आम आदमी को इससे गरज नहीं है हुकूमत किसकी हो। यस, इन्फ्लेशन और महंगाई तक जो बात है, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी ये बात कही, आपका तो डायरेक्ट एक्सेस है, आप उनको कहें यार लड़ाई अपनी जगह पे, आप इंडिया से ट्रेड क्यों नहीं खोल देते? कम से कम आपकी अजनास की कीमतें तो 50% कम हो जाएंगी। जो हम इधर से जब दालें कनाडा से इंपोर्ट होंगी, ऑस्ट्रेलिया से, तो महंगी ही होगी ना। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि आम आवाम का हम देखें, हम लड़ाइयाँ करते रहेंगे? मैं समझता हूँ ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आप ये देखें ना कि वो कहते हैं इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग जारी है, दोनों के दरमियान सफारती ताल्लुकात हैं। और भाई अमेरिका और ईरान के रहे हैं जब 52 हॉस्टेजेस थे, तो इसलिए सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की तो जो इमरान ये आपके वो अपना बाबू ने किया था, टेरियन के बाप ने,
اینی وے حمید بلوچ صاحب ہیں کراچی سے میرے ساتھ. جی کراچی, السلام علیکم. وعلیکم جی. جناب مبشر صاحب, میں آپ کا پروگرام بڑا شوق سے دیکھتا ہوں اور آپ سچ بات کرتے ہو. شکریہ. میں ایک مزدور آدمی ہوں KBT کا, کراچی پورٹ کا ایک مزدور آدمی ہوں. جی. ہمارا ایک کیس 2013 سے چلتا پڑا ہے پینشن کا, 2013 سے, جس میں ہمارے کتنے بیوے مر گئے, کتنے پینشنر مر گئے. اس کیس کا فیصلہ نہیں کر رہا ہے. ہمارا آگے جو KBT نے وکیل رکھا ہے وہ ہے عادل زبیری صاحب, وہ سارا دن اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. اور ججوں کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا کریں. ہم غریب لوگ ہیں, ہم پینشنر ہیں, ابھی ہمارا 75 سال عمر ہو گیا, اب ہم پیچھے کہاں جائیں گے. ہم بیوے کتنے ہیں پاکستان کے اندر, سارے شہر جنگل کے بیوے پشاور کے ہیں, کوئٹہ کے ہیں, پنجاب کے ہیں, گاؤں کے ہیں. یہ فیصلہ نہیں کر رہے ہمارا جی. اب تک سپریم کورٹ کراچی میں ہمارا کیس پڑا ہوا ہے. حمید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اس پہ بات آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ پچھلے 11 سال سے میں 52 کیسز بھگتا رہا ہوں, 56 کیسز بھگتا رہا ہوں. اور ابھی پرسوں بھی میں کراچی میں تھا اپنے کیس کے سلسلے میں. اور آپ یقین کریں ایک کیس ہے, میں نے جج صاحب کو ذرا ریکویسٹ کی کہ اس کا جلدی فیصلہ کر دیں, انہوں نے مجھے 2 سال کی سزا سنا دی پکڑ کے. پھر میں جا کے اس سپیریئر عدالت میں جا کے مجھے ریلیف لینا پڑا. تو یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اور زبیری صاحب کا آپ ذکر کریں یار, وہ تو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, میں ان سے خود ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اب پیچھے ہٹیں, اس کا کوئی کریں. لیکن ویری سیریس کمپلینٹ میں جہاں جاتا ہوں, میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میرے اوپر کیسز ہیں تو وہ لگے کا پرسنل ہے, لیکن ہماری جوڈیشری نے جو عوام کو یعنی دکھ پہنچائی ہوئی ہیں لوور لیول سے لے کے ہائیسٹ لیول تک, اس کی مثال کہیں پہ نہیں ملے گی آپ. سرٹنلی پاکستان میں جو ناانصافی ہے اس کی وجہ کوئی حکومت نہیں ہے. دیکھیں میرا اور آپ کا تنازع ہے, اس کا فیصلہ حکومت نے تو کرنا ہی نہیں ہے, عدالت نے کرنا ہے. عدالت نے کرنا ہے. ہمارے ہاں جو کاروباری تنازعات ہیں وہ نہیں حل ہو پاتے, زمین کے تنازعات ہیں وہ نہیں حل ہو پاتے. ہمارے ہاں ایک دوسرے سے جو لڑائی ہو جائے اس کا فیصلہ بھی عدالت نے کرنا ہے, سزا دینی ہے, وہ نہیں دیتی ہے, قتل کی نہیں دیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب تک بھائی 8-8 سال تو لوگ اپنا فیملی کورٹس میں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں اور بچے وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں. اور جو وہ خرچہ جمع کرانے کا نظام ہے کہ جب وہ عدالت میں جمع کراؤ پھر وہ عدالت سے لے گی, مطلب آپ سیدھا اس طرح. عدالت نے ابھی تو میں نے حساب کرنا ہے 40 ارب جو لیا ہوا ہے نیشنل کرائم ایجنسی سے, وہ کہاں کیا ہے؟ پڑا ہے جی بینک میں. نہیں تو کس کے پاس جا رہا ہے وہ؟ اس پہ انٹرسٹ آ رہا ہے. تو اس سے اپنا وہ الیکشن کرا لیتے, 21 بلین چاہیے تھا صرف الیکشن کے لیے. ہاں تو پر وہ تو ملک ریاض صاحب کے جرمانے میں ایڈجسٹ ہوا ہے نا. ہاں تو وہ جرمانہ گیا کس کو ہے؟ وہ جانا تو سندھ گورنمنٹ کو ہے. اچھا تو اپنا جو 12 بلین ڈیم فنڈ ہے وہ کہاں گیا؟ وہ بھی سپریم کورٹ میں پڑا ہے. کیوں بھائی؟ سپریم کورٹ کا کام پیسے کی حفاظت کرنا ہے. سپریم کورٹ انڈومنٹ فنڈ بنا لیا انہوں نے ججز کے لیے. میرا مطلب ہے سپریم کورٹ کا کام ہی نہیں ہے یہ. کراچی سیاست پرنسپل اکاؤنٹ پاکستان کا ایک ہی اکاؤنٹ ہونا چاہیے, اسٹیٹ بینک کا پرنسپل اکاؤنٹ 1 نمبر 1 جو ہے اس میں ہر پیسہ ہونا چاہیے پاکستان کا. آئی ایگری. اسد صاحب کراچی سے, السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. اسد بات کر رہا ہوں جی کراچی. جی سر آپ کے پروگرام سے میں دیکھتا رہتا ہوں, بہت اچھا, بہت اچھا لگتا مجھے. پہلی بات تو یہ کہ آج کل جو مہنگائی وغیرہ کے بارے میں ٹاک شو پہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, یہ سب بات کی بات ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. سب ایسے MPR جو کراچی پہ حق کو لیتے ہی ہیں, سب سے بڑے ڈاکو یہی ہیں. سمجھے ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ ایسے ہوتے ہیں اس کیس میں سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں نواز شریف آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں, سب یہ ٹوپی ڈرامہ چلتا رہتا ہے. فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا اس ملک کا, نقصان تو نقصان. غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. آپ لوگ جتنے بھی انگت لوگ بیٹھتا ہے نا, یا تو سیٹنگ ہوتی ہے ان کی سب کی. میں جیو بھی دیکھتا ہوں, یہ بھی دیکھتا ہوں, مسعود کا یہ سب ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹوپی ڈرامہ کھیل ہو رہا ہے. سب بیکار کی چیزیں ہیں, سمجھے نہیں. یہ ملک ہے, یہ کھجک لینڈ لگا دیا سارے سیاستدانوں نے. ان کو چاہیے کہ ایک کشتی میں ڈال کے ان کو ڈبو دو, سمجھے نہیں. رائٹ. IMF کا سوری IMF کی کیا بات کہہ رہے ہیں؟ IMF قرض کیا عوام کو اتنا فائدہ کیا فائدہ, عوام کو کیا ملے گا؟ یہ سب پیسے لے کے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے اسد صاحب, اب بات یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ٹی وی کی تمام ٹیلی ویژن چینلز کی ریٹنگ بالکل ڈراپ ہو گئی ہے کیونکہ لوگ بیزار ہو گئے ہیں, منوٹنی کا شکار ہیں.
यकसानियत का शिकार हो गए। और लोग समझते हैं हम सच नहीं बोल रहे। आपको नहीं, एक बात तो लोग ये भी समझते हैं सच नहीं बोल रहे, दूसरा एक दूसरे का फ़र्क ख़त्म हो गया। आप मेरी बात समझें, 8 बजे से आप टॉक शोज़ कर रहे हैं, 7 बजे से 7 बजे से सब टॉक शोज़ कर रहे हैं। एक आदमी कितने टॉक शो देख सकता है? और वही 20-25 लोग हैं। 186 टॉक शो हो रहे हैं इस वक्त एक दिन में। फिर आप मुझे बताएं, अगर क्या कोई टीवी सोचता है कि मैं 7 और 8 बजे डिफरेंट प्रोग्रामिंग के साथ आ जाऊं? नहीं, अपना मौत आ जाएगी, हैं? मौत आ जाएगी। मतलब कोई सोचता है कि 186 हो रहे हैं, अगर मैं नहीं करूंगा तो 184 रह जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हर कोई कहता है मैंने टॉक शो करना है। हर एंकर से पूछो, वो कहता है मैंने टॉक शो करना है, मुझे टॉक शो का होस्ट बनना है। एनालिस्ट, रिपोर्टर, सारों का ये। हाँ, किसी अच्छा, को जो मीडिया अच्छा, किसी को कहें ना आप होस्ट नहीं बन सकते, आप ऐसा करें, आप कुछ और करें, आप होस्ट नहीं बन सकते। आपको लगता है ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है? देखते हैं हाजी जुनैद साहब क्या कहते हैं, कराची से हैं। जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब खैरियत से हैं आप? अल्लाह शुक्र है जी फरमाएं। हाँ जी ठीक है जी। सर जी गल नहीं है, ਅਸੀਂ कह रहे हैं होरों बोल रहे हैं, कराची से नहीं बोल रहे। अच्छा कराची नहीं, लाहौरों बोल रहे हो, ठीक है, दसो जी। होरों बोल रहे हैं। सर जी कदों साडा मुल्क कदों सही होना? ਅਸੀਂ बहुत परेशान होए हैं कारोबार तो भी बहुत परेशान होए हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ। भाई साहब की कारोबार है जनाब दा? ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਮਿਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ। हाँ ठीक है, मैं समझ ਅਸੀਂ गया। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। लेकिन आई साहब एक गल दसो, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2000-1500 ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। आई साहब एक गल दसो, मैनू तो दस सन कोई कि मिलर ट्रैक्टर और ट्रैक्टर कंपनियां फायदे च ने क्योंकि अफ्रीका तो बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो तुहाडा काम किस तरह बंद हो गया? अजी गल है कि 2-2.5 महीने हो गए ने फैक्ट्री बिल्कुल बंद नहीं। अच्छा थैंक यू। ये बिल ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ थैंक यू वेरी मच। मैं मजाक कर रहा था, लेकिन बड़ा सीरियस और वैलिड थिंग है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है हमारी। यस, 2 वजूहात हैं उसकी। एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है और वायबिलिटी, और दूसरा हम हर चीज़ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और एनर्जी कॉस्ट, वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई ना। उसमें एनर्जी कॉस्ट है, उसमें लेबर कॉस्ट है। और आप बांग्लादेश की मिसालें देते हैं, बांग्लादेश में पावर टैरिफ देखें क्या है। आप कहते हैं इंडिया में एग्रीकल्चर का पावर टैरिफ देखें। आप कहते हैं हमने एग्रीकल्चर में इनकलाब लाना है, सबज इनकलाब लाना है। ज़रा साथ देखें तो सही, वो बिजली किस रेट को देते हैं किसान को। बगैर एनर्जी के आपका ख्याल है ज़रिए इनकलाब आ सकता है? नहीं आ सकता, ना बगैर टेक्नोलॉजी के, ना बगैर आईटी के। ना भी। आप कभी इंडियन पंजाब के ऊपर फिरें, हेलीकॉप्टर पे फिरें और फिर पाकिस्तानी पंजाब पे फिरें, आपको फ़र्क नज़र आएगा। एक तरफ ग्रीन है, एक तरफ ब्राउन है। अपना इधर असल में उस्मान बुज़दार ने 6000 हाउसिंग सोसाइटियाँ जो शुरू कर दी थी इस पंजाब में। हाँ, और मोस्टली गैर कानूनी बाय द वे। शेखुपुरा से हामिद साहब हैं। जी हामिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जनाब सर अली, इतनी महंगाई है, मैं इधर है पारक ग्लास फैक्ट्री लाहौर रोड पे शेखुपुरा से बात कर रहा हूँ जी। तो मेरा मकान है रेंट पे 26,000 मेरी सैलरी है, 12,000 रुपया मेरे मकान का किराया है। एक मेरा बेटा है, वालिद साहब ज़ईफ है, दवाई के भी पैसे नहीं होते। ये कब हालात चेंज होंगे, हम चेंज होंगे या खुदकुशियाँ कर लें? गुजारा ही नहीं होता हमारा। तो कभी आता होता है, कभी नहीं होता। हमारी कभी किसी ने बात ही नहीं की। रेंटल बहुत बढ़ गया है, ये बात वो ठीक कर रहे हैं। बहुत इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। बढ़ा है, जो लोग किराए पे रहते हैं, ये किराए बहुत बढ़ गए मकानों के। हाफिज साहब थैंक यू। अपना बात यह है कि किराए तो बढ़ गए हैं, एक किराया देते हैं, उसके बाद बिजली का बिल देते हैं, और फिर घर में खाने को पैसा नहीं रहता। यस, क्या करें, लोग खुदकुशियाँ कर लें। यस। ऊपर से आप इंटरेस्ट 26% पे ले गए हैं, 22%। तो ये क्यों नहीं आपने डॉक्टर साहब को समझाया? आपकी तो इतनी सुनते हैं। नहीं, किसी की नहीं सुनते आजकल। तो फिर कोई इलाज करना चाहिए यार, ये तो कोई बात नहीं है। अपना हम तो मर गए हैं सारे।
हफीज शेख साहब आके करेंगे ना इलाज? हफीज शेख साहब पता नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते, लेकिन वो भी देखें, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना, एक तरफ कहना हम इस्लामी मुल्क है और दूसरी इंटरेस्ट बढ़ाते रहना, ये कोई तजाद है? नहीं, फिर कौन सा कारोबार है जिसमें 25% प्रॉफिट है? अब तो ड्रग्स के कारोबार में भी शायद नहीं है। आप मेरी बात समझे, आप जब 21-22% पे काइबोर ले जाएंगे तो बैंकों ने तो काइबोर प्लस 2-3% पे काम करना और है, चार्जेस भी होने। और आप देखें ना, कोई बैंक सिंपल काइबोर पे तो काम नहीं कर सकता, कि जो स्टेट बैंक का रेट है उस पर तो कोई बैंक नहीं काम कर सकता, उसके ऊपर काम करना है ना, 2%, 3%। तो आप बताएं 25% कौन सा काम है जहाँ 1 लाख लगा लोगे तो 1,25,000? पूछते हैं, अरसलान है लाहौर से। जी अरसलान, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, क्या हाल है? मैलम करम, आप सुनाए खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह प्रोग्राम देख रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा है, और ये कॉल वाला अब आपने जो प्रोग्राम किया ये बहुत अच्छा किया है, थैंक यू। जी बताएं। मैंने एक मशवरा देना था ये अपने हुक्मरानों को। अरसलान भैया, अपना टीवी तो गला घूंटे पीछे से, उसकी आवाज़ आपको ओवरलैप कर रही है। नहीं, टीवी तो मेरे पास नहीं है। तो फिर कोई पीछे बोल रहा है, उसको तो नहीं चुप कराए, आगे बोले। जी जी, मैं कह रहा था कि ये सारे हुक्मरान जो अपने जितने भी इनके पास सरमाया है, ये 5-5 रुपए अपने पास से डालें तो हमारे मुल्क का कर्जा नहीं उतर जाएगा? नहीं, नहीं उतरेगा। आगे नहीं हो सकता। एक तरीका है सिर्फ अरसलान साहब, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या तरीका है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। और वो ये है कि जितनी हमारी अराजी है, जो म्यो गार्डन्स हैं, GORs हैं, DCO हाउसेज हैं, हमारे कमिश्नर हाउसेज हैं, इनको अगर हम बेचते हैं तो कम से कम 60-70 बिलियन डॉलर की अराजी है। इसी तरह रेलवे की अराजी है, इसी तरह औकाफ की है। ये जो हमने जिन पे कब्जे करा के बैठे हुए हैं, हमें उन लोगों से अगर लेकर हम उसको सेल कर देते हैं, और अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स पे कमी कर लेती है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद बेशतर वजारतें जो है और महकमे वो सूबों को मुंतकिल हो गए, लेकिन विफाक ने भी वो पाल के रखा हुआ है। नहीं, ये आप मुझे बताएं, ये जो SOEs हैं, इनसे पहले जान छुड़ानी है या पहले राजी बेचनी है? मेरा ख्याल है कि आप वन आफ्टर दी अदर जो मर्जी कर लें। पहली बात तो आप ये समझें कि ये मतलब PIA में कोई गरीब आदमी सफ़र करता है? नहीं। उसको क्यों 50 अरब देते हैं? ब्रेक के बाद कर लेते हैं बात। ये मुजम्मिल मेरे साथ ही एक ब्रेक के बाद आते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और मुजम्मिल सोहरवर्दी मेरे साथ है, आप भी फ़ोन कर सकते हैं 0423583259 पे। नंबर्स मैं आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूँ दोबारा, 042358325900। मुजम्मिल, आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कह रहे थे। मेरा मतलब था कि ये जो हमारे हैं इदारे जो लॉस में हैं, तो इनकी प्राइवेटाइजेशन में वो कहते हैं रोजवेल्ट वाला रुक गया, वहाँ फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं लग सका। एडवाइजर तो वो मुझे पता है शायद, अब वो ये लोग भी आपने तलब है। देखें, सबसे पहले मैंने पिछले वज़ीर आज़म को एडवाइस किया था कि एडवाइज़र कंसल्टेंट होना चाहिए, और मेरे पास आए थे अरशद मलिक साहब, उस वक्त PIA के MD होते थे। उन्होंने कहा कि जी हमने ये जहाज़ खरीदने हैं, तो कैसे खरीदें, क्योंकि ये नैब के आगे कोई ब्यूरोक्रेट साइन नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि जी कल को नैब हमें आके पकड़ लेगी कि तुमने डील कैसे की है। तो मैंने कहा बाहर एक कंसल्टेंट लगा दें, वो कंसल्टेंट की एडवाइस को पाबंद कर दें, बाइंडिंग कर दें अपने ऊपर। जिस नैब ने जाके पकड़ना है, फ्रांस में या किसी को पकड़ ले जाके, आपने तो उसको पाबंद कर दिया ना, उसको व्हाटएवर। तो ये आपकी प्राइवेटाइजेशन इन इदारों की ऐसे ही होगी, क्योंकि जब तक नैब आपके पास है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुल्क में कारोबार नहीं चलेगा। आप देखें ना, हमारा ज़राई तरक्याती बैंक ही लॉस में है। जिस मुल्क में 50% ज़राअत है और किसान कर्जा लेता है, उसका ज़राई बैंक ही लॉस में है। ये हो सकता है? हो रहा है। मतलब बाकी बैंक प्रॉफिट में है, ज़राई बैंक लॉस में है। उसकी वजह है ना, उसकी एक बड़ी सिंपल वजह है, ज़राई तरक्याती बैंक वाहिद बैंक है जिसे हुकूमत पाकिस्तान कर्जा नहीं लेती। अच्छा, ठीक है, बाकियों को के पास पैसा बचता नहीं लोगों को देने के लिए, वो 22% पे हुकूमत को दे रहे होते हैं, और हुकूमत उनको 22% इंटरेस्ट दे रही है, तो बैठे बिठाए सुपर प्रॉफिट्स दे रही है। तो ज़राई तरक्याती बैंक को तो आम लोगों को ही कर्जा देना और उसी की रिकवरी और उस पर लॉसेस तो होने हैं।
नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। जो बैंक, जहाँ दुनिया में बैंक हम लोगों को कर्जा देते हैं वो सब भाई वो loss में- फिर हम जैसों को नहीं देते ना कर्जा, वो किसान को थोड़ी देते हैं, वो तो फिर बड़े बड़े सनतकार को देते हैं ना, जिसकी 100 मुरब्बे बहरहाल ज़मीन मैं होती है। ये कह रहा था कि 2-3 बड़े मसले हैं पाकिस्तान के। एक तो ये स्टील मिल, PIA, रेलवे, ज़राई तरक्याती बैंक, नेशनल बैंक, मतलब ये नेशनल बैंक लॉस में है, ज़राई तरक्याती, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लॉस में है। आप मेरी बात समझें, हम क्यों, अगर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लॉस में है तो हमने क्यों रखी हुई? नेशनल बैंक का लॉस तो वो बांग्लादेश डिबैकल की वजह से है ना, जो हमने 900 बिलियन का वहाँ पे किया था, पता नहीं कितने बिलियन। बहरहाल यहाँ आप राइट ऑफ कर दें। आप मेरी बात समझें। फिर उसके बाद है कि मैं, आप बिजली का बिल देते हैं, मैं देता हूँ, जो नहीं देता उसका कसूर भी हम देते, उसका भी हम देते हैं। ये सर्कुलर डेट और इससे जान छुड़ाने के लिए अगर हम बिजली के बिल नहीं वसूल, लेकिन जितने वापडा के मुलाजमीन हैं उनकी बिजली फ्री है, हमारी बिजली रोकने के लिए। अब्दुल मजीद साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मजीद साहब। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा टीवी का प्रोग्राम चल रहा है ना मुबशर हाँ साहब जी, का? टीवी तो ही चल रही है। और जी मुबशर साहब में बात करनी है। मैं कर रहे हैं सर, हुक्म करो। जी सर, बोलो मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबशर साहब, वालेकुम सलाम। सर डॉक्टर मजीद बात कर रहा हूँ सर। प्रोग्राम आपका देख रहे हैं, बड़े शौक से देख रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। सर मुझे थोड़ा सा बता देना कि पाकिस्तान की इतनी कमजोर रियासत है ये, जो आम आदमी हमलावर हो जाए इदारों पर। आम आदमी समझो सर कि हमलावर हो जाना, जो है कि ये काफी सारे इदारों पे। ठीक है अब्दुल मजीद साहब, थैंक यू। 9 मई का जिक्र कर रहे हैं मजीद साहब। एक बात याद रखें मेरी, आप मुझे बिल्कुल अपनी तरह के लगे खरे सुच्चे बंदे। मस्जिद में जो शोर मचाता है ना, वो मौलवी का ही बच्चा होता है, किसी और के बच्चे की हिम्मत नहीं है वहाँ पे शोर मचाए जाके। तो 9 मई के वाक़े में भी आप समझे मौलवी का अपना बच्चा था वहाँ पे। क्यों जी, मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, नाफरमान बच्चा था ना, और अपना ही होता है ना, नाफरमान था ना, आगशुदा हाँ। है, तलाकशुदा तो था लेकिन आगशुदा भी हो गया। आगशुदा भी हो गया। तो नाफरमान था, 9 मई ने उसे आगशुदा कर दिया। 9 मई से 8 मई तक नाफरमान था, 9 मई ने आगशुदा कर दिया। मसूद साहब क्या कहते हैं, लाहौर से हैं। जी मसूद भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई मसूद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी वालेकुम सलाम। बात ये है कि हमने तारीख में जो है ना 3.5 साल में 20,000 अरब कर्जा लिया, ठीक हो गया जी। लेकिन जब हमने हिसाब लेने की बारी आई, पेट्रोल बम फेंकने शुरू हो गए, कोई अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह बताना शुरू हो गया, अल्लाह अकबर, तो हजरत उमर फारूक बताना शुरू हो गया। इसाक साहब की बारी आई तो पेट्रोल बम हो गए, लाठी चार्ज हो गया, ये हो गया। लेकिन इससे पहले भी जो हुक्मरान आए उन्होंने IMF के पीछे गरीब लोगों को लगा दिया। बात यह है कि आम आदमी को तो IMF का नहीं पता, ना उसका लेना देना है, सारा बोझ उस पर डाल देते हैं। ये 30 साल का तजर्बा इनके पास था, इनका तजर्बा ही नहीं नजर आ रहा कि इनका तजर्बा कहाँ गया। इन्होंने भी आगे कर्जा ले लिया, वो सारा बर्डन अब गरीब पे आ गया। आज गरीब 500 रुपए दिहाड़ी पे भी मजबूर हो गया। सही कह रहे हैं, थैंक यू। अपना मुजम्मिल बात सही कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक्सपीरियंस टीम से ज़्यादा बेहतर तवक्कुआत थी, इसमें तो ऐसी बात नहीं है। आप अगर दूसरों को ये कहते थे कि वो नाअहल हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो जो एक्सपीरियंस टीम थी उसे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। तो अब अगर अभी ऐसा हो रहा है तो इलेक्शन के बाद ही क्या करेंगे? टीम बदल जाएगी इलेक्शन के बाद। इसाक डार सब नहीं रहेंगे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पोजीशन में नहीं रहेंगे। अब आप मुझे अंदर की खबर दें कोई, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाती है तो अगले प्राइम मिनिस्टर तो हो गए मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर कौन एक्सपेक्टेड है? मुझे लगता है एहसन इकबाल होंगे। एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब हैं तो बहुत शरीफ आदमी, बहुत पढ़े लिखे आदमी, लेकिन जो पाकिस्तान के फाइनेंस को चलाने के लिए अनपॉपुलर डिसीजंस करने हैं, जैसे आप ये कॉरपोरेशंस की बात कर रहे हैं जिनको बेचने ये के तो आप कह रहे थे ना कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र लगा दें, नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट के ताउन के बगैर नहीं हो सकते। देखिए जिस डिसीजन में फ़ौज आपके साथ खड़ी होगी ना,
اس میں نیب اور سپریم کورٹ کچھ نہیں کہے گا. ٹھیک ہے جی. لاہور سے فرحان صاحب ہیں. جی فرحان السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مبشر صاحب, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ سنائیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا سر, پہلے تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ واحد اینکر ہیں جو سچی اور کھری بات کہتے ہیں مہربانی پورے ہے, پاکستان میں. میں اس سے آپ کا فین ہوں اس بات سے. مہربانی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کال کی تھی کہ اگر ہم پیسے ڈال کر اپنے ملک کا قرضہ اتارنا چاہیں تو ہو سکتا کیا, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کو پہلے ہی کیا کیا کہ اگر عوام اپنے پیسے ڈال کے اپنے ملک کا قرضہ اتارنا چاہے, میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جتنے حکمران ہیں جتنا پیسہ انہوں نے لوٹا ہے, اگر ان کا سب پیسہ اکٹھا کر کے ہمارے ملک کا قرضہ اتار دیا جائے تو عوام کو تھوڑا سہولت نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے فرحان, یہ بڑے دل کی آواز نکلی ہے ان کے. ویسے تو میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ملک جتنے بحران میں ہے, صاحب حیثیت لوگوں کو خود ہی اپنی دولت کا ایک حصہ پاکستان کے پرنسپل اکاؤنٹ نمبر 1 میں دینا چاہیے. آپ میرے سے کچھ سن لیں گے؟ آپ سننا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں سننا میں ابھی فرحان صاحب کی بات کا جواب میں دے دیتا ہوں. یاد کریں 3 مہینے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے کورٹ میں کیا کہا, ہم لوگ اپنی اپنی تنخواہوں میں کٹوتی کرا لیتے ہیں, آپ الیکشنز کروائیں ہمارے سے پیسے کاٹ کے. اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے بڑے آرام سے 2 لاکھ روپے سے زیادہ تنخواہ بڑھ گئی. کٹوانا تھا اور وہ بڑھ گئی 2 لاکھ سے زیادہ, اور پھر مراد الگ سے بڑھ. تو میرا مطلب ہے ان لوگوں نے قربانی دینی ہے پاکستان کے لیے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, یہ فرحان کی بات ہے کہ ہر ایک دے. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یکساں نظام انصاف ہوگا, یکساں قربانی کا نظام بھی ہوگا, یکساں ایثار کا نظام بھی ہوگا. کوئی یہ تو نہیں ہو سکتا ایک زیادہ, لیکن اس کوئی فارمولہ تو اس کا بنانا پڑے گا. پرویز اقبال صاحب ہیں لاہور سے, پتہ نہیں شاید وہ بتا دیں. جی پرویز صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر جی بات یہ ہے کہ میں ایک رکشہ چلانے والا ہوں. جی. رکشے والے کو LTC والے بہت تنگ کرتے ہیں. LTC کیا ہوتا ہے؟ LTC وہ چلان کرتے ہیں جی, رکشے کا آٹو رکشہ ہے, لاڈ ٹرانسپورٹ. ہاں, وہ کہتے ہیں جی کہ بڑا رکشہ جو ہے نا اس کا وہ آپ پاسنگ نہیں ہو سکتی, آپ نے پاسنگ کہاں سے کروائی؟ تو وہ بار بار چلان کرتے ہیں. دوسرا جو بیٹری کارڈ بنوانا کے لیے وہ کئی جگہ پہ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کی اہلیت ہی نہیں ہے. میں ایک رکشہ چلانے والا ہوں, میرا 12,518 روپے بل ہے جو میں ابھی تک نہیں اتار سکا. مکان کرائے کا, رینٹ کا مکان ہے, رکشہ چلاتا ہوں صرف میں. تو کہاں سے خرچے پورے کریں گے؟ شہباز شریف صاحب اپنے گھر میں چاہیے, بلاول صاحب اپنے گھر میں چاہیے, عمران خان صاحب اپنے گھر میں چاہیے. ہم کہاں جائیں؟ ہمیں بھی کوئی راستہ دینا کہ بھیا آپ اس راستے پہ چلے جائیں تاکہ آپ ہماری سنوائی ہوگی تو ہم اس راستے پہ چلیں گے, نہیں تو خودکشی تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے. مہنگائی کا تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کا جتنا بھی احتجاج کریں جائز ہے. نہیں, یہ تو اب جائز بات کر رہے ہیں بیچارہ. اتنا وہ اس نے شریف آدمی, اس نے صرف غصے کا اظہار نہیں کیا, گالی نہیں نکالی. میرا خیال ہے یوتھیا نہیں تھا نا. نہیں, جو بھی ہے, لیکن شریف آدمی تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اس مہنگائی سے ہماری لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس ختم ہو گئی. 2 ہی کلاسز رہ گئی ہیں, امیر اور غریب. بہت امیر اور بہت غریب. آپ میری بات سمجھیں, جو تھا نا کہ درمیان, جو نہ امیر تھا نہ غریب تھا, مڈل کلاس تھی, وہ تو مر گیا. وہ مر گیا. آپ میری بات سمجھیں, یہ رکشہ کرانے والا مڈل کلاس سفید پوش آدمی ہے, اس نے ساری عمر سفید پوشی کا بھرم رکھا ہے. آج اس کے لیے اپنا سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہو رہا ہے. اس کے گھر میں ایک چھوٹا فریج بھی ہوگا, ایک چھوٹا ٹی وی بھی ہوگا. آپ میری بات سمجھیں, کولر بھی لگا ہوگا, اگر AC نہیں لگا ہوگا تو کولر ضرور ہوگا گرمیوں کے لیے. ایک صوفہ بھی پڑا ہوگا, کوئی وہ ہوگا, بیڈ بھی ہوگا. یار یہ کوئی خرچہ تھوڑی ہے. اچھا آپ میری بات سمجھیں, سفید پوشی کا بھرم ہوگا نا. آپ میری بات, بچے پڑھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے کوئی مہنگی یونیورسٹی, لیکن بچوں کو پڑھا رہا ہوگا, اس کی کوشش ہوگی میرے بچے پڑھ جائیں. خود بھی بہت اپنا سلجھی بھی طبیعت کے دے جس میں بات کریں. لیکن اس کے لیے اب یہ سٹینڈرڈ مینٹین کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. نہیں ایسا کہ یہ بچے پڑھا لے. اصغر صاحب ہیں لاہور سے. جی اصغر السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے عرض کرنی تھی آپ سے کہ میں تقریباً 8-9 سال سے کام کر رہا ہوں گڑ کا. گڑ کا؟
हाँ लकड़ी का काम। अच्छा, गुटखा। हाँ। तो कोरोना में इतने यानी कि हालात खराब थे कि हर आदमी परेशान, उस टाइम भी हम इतने परेशान नहीं हुए थे। तो अभी माशाल्लाह ये जब से हुकूमत नहीं आई है तो ये समझ ले कि हम कोरोना में हम लोगों को दे रहे थे, अभी ये 10-11 महीनों में ये हिसाब हो गया है कि हम खुद मांगने वाले हो गए। अल्लाह रहम करे। तो अभी महंगाई इतनी है, जो लगा लें कि इस हुकूमत से पहले हम माल ला रहे हैं, मिसाल है 1200 का पीस, अभी वो 2300 रुपए का हो गया। मैन्युफैक्चर इस टाइम मर चुका है बिल्कुल, कि चीज वो बनाता है मार्केट में लेके जाता है तो समझ लगे पल्ले से पैसे पड़ते हैं। तो ये कोई हुकूमत से बोले, इनसे बोले कि मेहरबानी करे, महंगाई पे कंट्रोल करे। अभी मगर की बात है कि ईद से पहले ना मेरा मीटर जल गया 3 फेज का, तो उस पे वैसे जो सरकारी खर्चा तकरीबन 13-14 हज़ार रुपये है। पिछले साल जला, हमने वो लगवाया 30 हज़ार में, इस मरतबा ईद से 2 दिन पहले जल गया, अभी 50 हज़ार में वो मीटर लगा 3 फेज का। यानी कि करप्शन इतनी है ना, वैसे उन्हें बोले ना मीटर लगा दे, वो बोले नहीं मीटर तो है ही नहीं। फिर वो वहां पे वो क्या कहते हैं, वो दलाल या वो एजेंट घूम रहे हैं, वो कहते हैं जी हमसे बात करें। तो 50 हज़ार के उसने मांगे, मैंने उससे बोला चल यार 40 कर ले, बोले 50 से कम लगेगा ही नहीं। 50 हज़ार दिए और 2 घंटे में मीटर लगा दो। इतनी करप्शन हो चुकी है, इतनी करप्शन के पूछे किसी ने। अभी आज मेरा बच्चा स्कूल नहीं, अकेडमी नहीं गया, फीस के 3500 रुपये उसकी अकेडमी की फीस है, आज मेरे पास फीस नहीं थी, वो अकेडमी नहीं गया आज। तो पापा वो वहाँ पे खड़ा कर देते हैं, और अकेडमी वाले भी माशाल्लाह हमारे ऐसे हैं, ये जो है ना, ये सही पूछे तो ये भी कारोबार बनाओ, पढ़ाई नहीं है कारोबार है। बच्चा फीस नहीं लेके जाता, उसको खड़ा कर देते, बच्चे की इंसल्ट होती है। सही कह रहे हैं। तो और ऐसी तो अकेडमी बंद होनी चाहिए। अकेडमी नहीं गया, लेकिन फीस नहीं थी पास। अच्छा, ये स्कूलों में हमारे हुक्मरान। जी असगर, थैंक यू वेरी मच। ये स्कूलों में भी है, जिसकी फीस लेट हो बच्चे को बाहर बैठा देंगे। बातें एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। लोगों की कहानी सुन कर मुझ में हौसला नहीं रहा कि प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ाएं, बट कोशिश करते हैं। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आखिरी 3-4 मिनट है मुजम्मिल, और आप लोगों की बिपता सुन रहे हैं महंगाई के ऊपर। बेचारे कस्मा पुरसी में हैं और फ़ोन पता नहीं कैसे कर रहे हैं, लेकिन यह है कि मैं दाद देता हूँ इन लोगों की। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो महंगाई है ना, इसका हल तो कोई भी हुकूमत आ जाए उसे करना पड़ेगा। इस तरह ये कोई 24 करोड़ लोग इस तरह नहीं आप छोड़ सकते, और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना पड़ेगा। मॉडल हाइब्रिड हो या जेन्युइन हो, कुछ भी हो, इस इन्फ्लेशन के साथ नहीं चल सकता। तो इसका हल तो कौम की क़यादत को बैठ के करना पड़ेगा। लोग नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ को बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी नहीं हैं, चंद लोग हैं बहुत अमीर। हमारे यहाँ गुरबा की तादाद ज़्यादा है, बिलो पॉवर्टी लेवल। और अगर हम मिडिल क्लास को भी गरीब में ले आएंगे तो गरीब को कहाँ ले जाएंगे? उसने भी तो 1 स्टेप डाउन जाना है। तो इसलिए ये इस तरह नहीं चल सकता। ठीक है, हम ज़राअत में लाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा। तो जब आएगा, इन्होंने तो कल का राशन लेना है ना, सुबह कल का राशन लेना है। इनके पास कल का राशन नहीं है। इनके पास अब देखें ना, वो सिंपल एक बात कर रहा था, जिसके घर का बिजली का मीटर ईद से 2 दिन पहले सड़ जाए, और सड़ा इस वजह से ना कि आप फ्लक्चुएशन इतनी हो रही है। अच्छा, ईद बगैर बिजली के तो नहीं गुजार सकता बंदा। अगर वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का है तो पंखा तो चलाना है उसने। गर्मी की ईद थी, और इंतहा की गर्मी थी, इंतहा की गर्मी थी। तो अगर उसका, अब उसने मीटर तो लगाना ही लगाना है। बिजली कोई लग्जरी तो नहीं है, नेसेसिटी है। नेसेसिटी है। तो ये जो बिजली के बिल, आपने मीटर लगा दिए खंभों पे, मैं कहता हूँ मीटर सरकार की मिल्कियत हो गए जब आप खंभों पे ले गए।
मेरा मीटर मेरी दस्तरस में तो है ही नहीं। आप इंश्योर्ड करा दें पाकिस्तान के सारे मीटर, फ्री रिप्लेस करें, बिल में 50 रुपये लगा दें इंश्योरेंस फ्री मीटर। लेकिन ये जो हर बार जलने के बाद आप 30,000 50,000 लेते हैं, ये अनबेरेबल है। मोटरवे पे हर गाड़ी से इंश्योरेंस ली जाती है ना, कितनों को आप लोगों ने आज तक पे करवाया जिनके एक्सीडेंट होते हैं या डेथ होती है वहाँ पे? किसी को। तो फिर वो इंश्योरेंस तो ले लेंगे ये पाकिस्तानियों से, आगे क्या होगा? नहीं कोई शफाफ निज़ाम, तो ये तो फिर अदलिया का काम है, ना दे तो फिर अदलिया तो आपकी नहीं कर सकती, उसे ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। नहीं, जब तक वो नहीं करेगी यार कोई नहीं अगर कर... माजरत के साथ चीफ जस्टिस अगर यूट्यूबर्स को मिलकर ये कह रहे हैं कि फला फला आदमी बड़ा अच्छा लीडर है, बड़ा लीडर है, उसको गिराना मुमकिन नहीं है और हालात देखना कैसे बदलते हैं, तो उसके बाद वो आदिल तो नहीं रहे, वो तो साइड ले ली उन्होंने, साइड ले ली। उन्हें उसके मुकदमे तो नहीं सुनने चाहिए। हाँ नहीं, उनको तो किसी के भी नहीं सुनने चाहिए, अपने घर वालों के तो कम से कम ना सुने, ना सुने। लेकिन अफसोस है कि हमारे जज सियासी हैं, हमारे बच्चे गैर सियासी हैं, हमारे जज सियासी हैं। ये सबसे बड़ी बात आपने की है, ठीक है ना। हमें अपने जजेस की पॉलिटिकल इंक्लिनेशन पता है जो नहीं होनी चाहिए। वो एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि मैं बेंच देख के फैसला बता देता हूँ, हालांकि वो चीफ जस्टिस के सबसे बड़े हामी हैं। आज छोड़े, आप तो मेरे पास काम करने वाले बता देते हैं बेंच देख के फैसला। आप क्या बातें कर रहे हैं मुज़म्मिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने कॉल्स की और अपनी राय का इजहार किया। और मैं समझता हूँ कि जिसने कॉल की, मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग इंतहाई अजीम लोग हैं। आप जिस मुश्किल दौर से और जिन मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, उसके बावजूद आपने जितनी अच्छी और शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल की अपने ग्रीवियंस बताने के लिए, ये भी एक आई ओपनर होना चाहिए हुकूमत के लिए कि ऐसे ही नहीं कोई किसी को बुरा भला कहता, ऐसे ही नहीं कोई किसी को बिला वजह गालम गलोच करता। हमने लोगों को ज़िच कर दिया हुआ है और ये हुकूमत को सोचना पड़ेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।